चलो, टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो इसके लिए रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे क्योंकि आर रेडियस में यूज हो सकता है। रो वी डी अपॉन ईटा। ईटा विस्कोसिटी है, समझ गए? और किस में? विस्कोसिटी एसआई यूनिट में। क्या क्या होती है एसआई यूनिट इसकी? वॉइस वाइस एसआई यूनिट है? नहीं, वॉइस नहीं होती है, पास्कल ऐसा सेकंड, यूनिट वाइस होता है। होती है एसआई यूनिट। वॉइस नहीं होती, 10 हाँ, वॉइस 1 होती है। पास्कल 0.1 सेकेंड। न्यूटन, 1 पास्कल। हाँ, 1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, डी डायमीटर है पाइप का, भी स्पीड है, रो डेंसिटी है लिक्विड की, और ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। एन 2000 से छोटा है, एन 3000 से बड़ा है, एडवांस के सिलेबस में नहीं है, 2000 से 3000 के बीच में है। तो ये हमारा क्या है? स्ट्रीमलाइन, सॉरी उल्टा लिखा, ये स्ट्रीमलाइन। याद रखना आसान है, जितनी ज्यादा स्पीड टर्बुलेंसी के चांसेस उतने ज्यादा। क्लियर? जी सर। और ये हमारा कांट से है, डायमीटर किसका है? ट्यूब का ही? ट्यूब का डायमीटर, जिस पाइप में से लिक्विड फ्लो हो रहा है। ये ऐसा है, ये चलो, अगर लिक्विड ज्यादा फ्लो हो बड़ा रहा है। डायमीटर ले लिए तो वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी? अरे तो वेलोसिटी तो गिवन है ना क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। ये कहाँ मान रहे हो? वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों मान लिया तुमने? ठीक है इसके साथ। आ गया समझ में? हाँ, पहला पॉइंट ठीक है। चल तो विस्कोसिटी में एक यही चीज मैंने मिस की थी, एडवांस के सिलेबस में नहीं है वैसे। चलो अब दूसरे पार्ट। बिना रेनॉल्ड्स नंबर की कमेंट नहीं कर पाएंगे टर्बुलेंट? नहीं नहीं नहीं। तो एचसीवी में क्वेश्चंस थे। हाँ तो उसमें पता लगा पा रहे हैं हम, कॉमन सेंस लगा उसमें। हाँ, कॉमन सेंस उन्होंने कहा कि v 20 मीटर पर सेकंड पे स्ट्रीम लाइन है, हाँ। ये कह दिया, तो 15 मीटर पर सेकंड पे गारंटीड स्ट्रीम लाइन है, हाँ लेकिन 25 मीटर पर सेकंड पे कांट से है। हाँ, यस ये कैन पता भी, चला ना हाँ हमें। ऑप्शन में कैन भी था। हाँ 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 वो ऐसी था। मतलब वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, आया उसने समझ में? डायमीटर दे रखा था। हाँ, क्योंकि अगर किसी स्पीड पे टर्बुलेंट है तो उससे बड़ी पे पक्का टर्बुलेंट होगा, पक्का छोटे पे turbulent। स्ट्रीमलाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता, सही बात। यही थे एचसीवी के जितने क्वेश्चन थे सब ऐसी था। हाँ, इसी पर से ऐसे थे। था। समझ गए ना? मतलब या क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जैसे ये था, इसकी स्पीड आती 2 मीटर पर सेकंड, हमने अचानक इसका मुंह पिचका दिया और इसका एरिया हमने आधा कर दिया, तो स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट हो जाएगा? पता नहीं, नहीं, पता नहीं। हाँ, अगर पहले ये इस एरिया केस में, ए इस गिवन होता केस तो में नहीं होता। रेनॉल्ड नंबर होता मान लो 1700, तो यहाँ रेनॉल्ड नंबर, फिर अपन को रो वी डी अपॉन ईटा, डायमीटर भी हमने कम कर दिया तो निकालना पड़ेगा, डायमीटर आधा कर दिया, 1/√2 कर दिया। समझ गए ना? हाँ हाँ, यहाँ बराबर हम हो एन गया। डैश निकालेंगे, रूट 2 टाइम्स हो तो जाएगी। रो सेम है, 2√2 टाइम्स वेलोसिटी डबल हो गई, तो डिस्टेंस 2 वन बाय टाइम्स रूट हो टू, गया। तो आंसर आ गया √2, और 1700 का √2। समझ गए? तो हाँ। ये तो 3000 से छोटा है अभी भी, तो कांट से आंसर आएगा। अच्छा, हाँ, कुछ ठीक आया है। समझ में? हाँ, सर। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपली ऐसा होता कि हमने एरिया सेम रखा और स्पीड डबल कर दी, एरिया सेम है और तो स्पीड डबल कर दी, तो 3400 हो जाता, फिर पक्का टर्बुलेंट में पहुंच जाता। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो विस्कोसिटी में तो बस यही करना है। अब आ जाओ दूसरा। ठीक है, हाँ ये मैंने डिस्कशन में लिए थे ना क्वेश्चन, ऐसे डिस्क में स्क्रीनशॉट लेना विस्कोसिटी है, था ये लिए थे ना मैंने। हाँ हाँ ये देख, आपने देखा पहले करा चुके हैं। पहले की। चलो, पहले सेकंड करा आ गया हमारा सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन में एक तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी अक्रॉस सरफेस, पहला पॉइंट। तो प्रेशर डिफरेंस सिर्फ अक्रॉस सरफेस, मतलब ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, और अगर मैं सिंगल मेम्ब्रेन मान रहा हूं, मतलब दोनों तरफ एयर नहीं है, सिर्फ ये बात कर रहा हूं, तो सिंगल मेम्ब्रेन में स्फेरिकल अगर होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल होगा, फ्लैट होगा, तो फ्लैट का आंसर आएगा 0, सिलिंड्रिकल का आएगा T/R, स्फेरिकल का आएगा 2T/R।
ऑब्वियसली ये ड्रॉप के केस के लिए है। ड्रॉप की जगह अगर बबल होता टाइप का तो टी बाय आर, 4t बाय आर, 2t बाय आर, 0। समझाता हूं। देखो सिलेंडर में अगर सिलेंड्रिकल होता ये कुछ ऐसा, ये सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने भर दिया पानी, ये पूरे में पानी भरा है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सोचो टी इस तरफ लग रहा होगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम आ रहा समझिए, हाँ टी सर। इंटू एल, टी इंटू एल ये लगता, और एक प्रेशर की वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, डेल्टा पी इंटू एरिया प्रोजेक्टेड, झिला। तो टी इंटू एल का ट्वाइस डेल्टा पी, एरिया कितना है 2RL, झिलाई। हाँ ये समझ में आया क्या है? एक पानी की जेट थी, हमने बीच में से काट दिया है, हाँ पानी की जेट को बीच में से काट दिया, तो यहां से टेंशन कितनी आई, सॉरी क्या, डेल्टा पी कितना आया T/R। क्लियर? ये इसका प्रूफ है। पहले वाले के प्रूफ के लिए हम क्या करते, इसको ऐसे लेते, इसके अंदर पानी भर दो, ये पानी भरा, तो अब सरफेस टेंशन इसको नीचे की तरफ खींच रही है, प्रेशर डिफरेंस का फोर्स ऊपर है, T इंटू 2πr नीचे है, तो यहां से डेल्टा P इज इक्वल टू एरिया 4πr² है, एरिया सॉरी प्रोजेक्टेड πr² है, कुछ आया समझ में? यस अब इसी में अगर सिंपल सी बात है, दो लेयर होती, अगर दो लेयर होती तो ऐसे यहां पे T इंटू 2πr की जगह 2T इंटू 2πr बन जाता, यहां पे भी एक एक्स्ट्रा आ जाता, तो ये एक्स्ट्रा समझ में आया 2 क्यों आ गया। और फ्लैट सरफेस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन फ्लैट है तो मतलब प्रेशर डिफरेंस ऑलरेडी दोनों के बराबर है। सिंपल सी बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया है तो प्रेशर कॉनकेव साइड ज्यादा रहा होगा, और वो प्रेशर डिफरेंस ही फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे डाल देना कोई। ले लिया। हो गया। यस सर। और मैंने इसी से प्रूव किया था कि अगर किसी लिक्विड में, जैसे पूरे में ये ड्रॉप है, ड्रॉप के अक्रॉस करना है तो हम कहीं से भी कट करें आंसर सेम आएगा, जैसे हम यहां से कट करते, ठीक है। तो इस पे सरफेस टेंशन के फोर्स ऐसे आते तिरछे, ये बात समझ में आ रही? पक्का? हाँ ठीक है। हाँ ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये T होता तो 2T सॉरी T साइन थीटा इंटू 2πr, हाँ। 2π और R कौन सा, ये बड़ा वाला रेडियस, नहीं, एक छोटा वाला। छोटा वाला। वाला रेडियस अच्छा। और याद है? और ये हमारा, अब चूंकि अगर मैंने इसको ऐसे काटा तो इस पे फोर्सेस नीचे आ रहे हैं, ये मेम्ब्रेन इसको नीचे खींच रही है, तो इक्विलिब्रियम में है तो कोई तो ऊपर धक्का दे रहा होगा, तो डेल्टा पी इंटू एरिया ऊपर धक्का दे रहा है, तो डेल्टा पी इंटू एरिया, और एरिया πr² आएगा प्रोजेक्टेड, कौन सा, ये कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है। क्योंकि ये फिर समझने की कोशिश करो, प्रेशर इंटू एरिया के फोर्सेस ऐसे होंगे, सोचो आता प्रेशर इंटू एरिया, हाँ और इंटीग्रेट करोगे तो P कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA वेक्टर बचेगा, और DA वेक्टर क्या होगा, नेट ऐसा वाला वेक्टर, ठीक है। तो ये बना डेल्टा P की वैल्यू 2T साइन थीटा बाय स्मॉल r, और स्मॉल r कैन बी रिटन एज कैपिटल R साइन थीटा, तो ये 2T/r, इसीलिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, इसीलिए हम मेनिस्कस की एक्चुअल रेडियस नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। क्लियर? ठीक। हाँ
आ गया समझ में? हाँ यस सर। ठीक है, तो ये मैंने रिलेशन लिखा कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में। चलो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो, अदरवाइज ऑब्वियस है चीज। तो जब भी हम इसके लिए बात करेंगे, चाहे हम कैपिलरी ट्यूब की बात करें या किसी भी केस, हमेशा हम क्या देखेंगे कि इसकी मेनिस्कस कैसी। तो एक बार ये मेनिस्कस बना ली तो ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा एंगल थीटा है। और प्रेशर कहाँ ज्यादा है, तो अगर इधर पी नॉट है तो इधर प्रेशर कम होगा। क्लियर? माइनस डेल्टा पी कॉनकेव वाले पे ज्यादा है, और इस डेल्टा पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये स्फीयर कंप्लीट करना पड़ेगा। ये कैपिटल आर होगा, और डेल्टा पी चूंकि सिंगल मेम्ब्रेन है और स्फेरिकल है, इसीलिए 2t/r। स्फेरिकल समझ में आया? लेकिन जरा सोचो, इसी में ये ऐसा होता, ठीक है? थोड़ा सा 3D बनाना मुश्किल है, लेकिन शायद फील कर पा रहे होगे मैं क्या बना रहा हूँ। डेल्टा हाँ, पे ये टी ऐसे वाई आर होता। आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अब अगर इधर पी नॉट है तो इधर पी नॉट माइनस t/r है। क्लियर? यस सर। और अगर हम इसकी कैपिलरी कंप्लीट कर देते तो कुछ ऐसा इसका फिगर बनता, इधर कंप्लीट करते तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनता। पानी भर दूं अच्छा वाला, ये पानी भरती है। क्लियर? तो अब अगर हम यहाँ पे प्रेशर देखते तो यहाँ पक्का पी नॉट है, तो ये यहाँ से एच रो जी ही 2t/R है, लेकिन यहाँ से एच रो जी ही t/R है। झल गया? तो यहाँ पे कैपिलरी राइज आधा होगा। बस ध्यान देने वाली बात कि स्मॉल आर और उसमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कैपिटल आर स्मॉल आर का क्या मीनिंग है। तो यहाँ कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय साइन थीटा, ये स्मॉल आर। क्लियर? और ये फोटो शायद समझ में आ रहा है, सीधे सीधे आ रहा है? हाँ स्मॉल आर का कॉस थीटा होगा ना? कॉस थीटा, कॉस कॉस हाँ। कॉस कॉस, ये थीटा कॉस है। क्लियर? और यहाँ रेडियस का मीनिंग नहीं है, यहाँ ये डिस्टेंस डी दिया होगा क्वेश्चन में। क्लियर? तो कैपिटल तो आर ये कैसे निकाला? दूसरा फिगर है क्या? दो लेयर्स के बीच में पानी अब राइज हो हम रहा है। इतनी देर बाद बोल रहे हो ये फिगर क्या है? दो प्लेट हैं, दो प्लेट के बीच में पानी भर रहा है ऊपर। ऑब्वियसली ये प्लेट बंद होंगी, दूसरी ऐसी ऐसी ऐसा कुछ होगा, ऐसा एक तरफ से पतला और इसके अंदर से ये पानी भर रहा है ऊपर। तो ये मेनिस्कस कैसे बन? अच्छा ठीक क्यों है। ऐसे नहीं बनेगा? ऐसे। हाँ वो थोड़ा अजीब सा था। तो यहाँ पे d/2 की वैल्यू इस कैपिटल आर का cos थीटा, ये झला। सही है। सर्कल कंप्लीट करके देखो, ऐसा होता, कैपिटल आर ये होता, थीटा ये होता, होता। यस यस सर। ये मेनिस्कस वाला कॉन्सेप्ट किसी भी तरह की कैपिलरी ट्यूब में काम कर जाएगा। बस हम क्या कर रहे हैं, जो हमने आंसर निकाला है 2t cos θ/r rho g, है ना? उस जो 2t cos θ स्मॉल r rho g, r यहाँ कैपिलरी की ट्यूब है, मेनिस्कस की रेडियस ये है, और ये सिर्फ हमने स्फेरिकल के लिए निकाला है। जब ट्यूब सिलेंड्रिकल होगी, मेनिस्कस स्फेरिकल होगी। आ गया समझ में? हाँ सर। सर एक वो ये जो सिलेंड्रिकल मेम्ब्रेन बना देंगे आप कैसे, जब इसमें 2t/r प्रेशर लगता है उसमें? तो ऐसे बनेगी ना मेम्ब्रेन। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा मतलब? क्यों? बबल तो देखा है, ऐसा कभी देखा नहीं है ऐसा। अरे तो ये ट्यूब काफी पतली पतली प्लेट लेनी पड़ेंगी ना, ऐसी पतली पतली प्लेट एक दूसरे के पास रखनी पड़ेंगी, तो प्लेट के बीच में से पानी चढ़ जाएगा ऊपर। दोनों के बीच से पानी रहेगा नहीं? अरे दोनों के बंद बीच- होगी इस तरफ से रे, अच्छा ओके गिर नहीं जाएगा यहाँ से। समझ गए? हाँ हाँ हाँ। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा
ये मिटा दूं? इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये हमारी दीवार है, सॉरी ये हमारा टैंक है, इसके अंदर पानी भरा है पूरे में, ये पानी भरा है, तो वो दीवार कुछ ऐसी लगा देंगे, कलर बदल देता हूं, एक प्लेट ऐसी, एक प्लेट ऐसी, समझ गए? पार्टीशन कर दिया बिल्कुल मुंह तक, यहां तक बंद कर दिया। तो अब होगा क्या कि बाहर लिक्विड इस लेवल तक होगा, अंदर लिक्विड ऐसा होगा। अब कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर? बाहर लिक्विड कम होगा, बाहर लिक्विड इस लेवल तक है, अंदर थोड़ा सा लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। सर वैसे एक्चुअल फिगर अगर देखें तो ये जो हमारी पतली वाली साइड है ना, उधर से भी पानी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो उसका रोल निग्लेक्ट करेंगे। पतली वाली साइड ये चिपकी हुई है इससे, मतलब ये यहाँ प्लेट से भी तो यहाँ से पानी, यहाँ तक बिल्कुल मुंह तक है, बिल्कुल बंद है पूरा। तो टेंशन इनटू वर्टिकल कंपोनेंट इस पार्ट पे आ रहा है, हाँ पीछे आ रहा है, इस वाले पे तो ना के बराबर है, कितनी सी थे नहीं तो। हाँ बस ये निग्लेक्शन हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन जो हमने दिया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, टैंक वैंक में साइड में पानी चढ़ गया था, कुछ ऐसा था ना क्वेश्चन, ऐसा यही था ये। क्लियर? और एक्चुअली ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, दिखने में 3 डायमेंशनल में क्वेश्चन कुछ ऐसा था, और पानी ऐसे चढ़ा था, शायद फील आ रहा होगा, Yes, है ना? ऐसा कुछ था। तो पहले तो ये समझो कि ये जो मेम्ब्रेन है वो सिलिंड्रिकल होगी, स्फेरिकल नहीं होगी। हाँ स्फेरिकल होती अगर ये टैंक ऐसा होता, ये सोच पा रहे हो? हाँ क्योंकि दोनों डायरेक्शन में कर्वेचर होता, फिर इधर और इधर, यहाँ इस डायरेक्शन में तो फ्लैट ही है ना, इस डायरेक्शन में कर्व्ड है, ये फील आया? yes, sir. जैसा सिलिंड्रिकल मिरर होते थे, एक डायरेक्शन में पावर होती एक में नहीं होती, और स्फेरिकल मिरर में दोनों डायरेक्शन में कर्वेचर होता है, वैसे ही इसमें है। पक्का समझ गए? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इसका प्रेशर P0 है तो इसका भी प्रेशर P0 है। कोई डाउट किसी को? क्योंकि बड़ा टैंक है, बीच में तो फ्लैट हो जाएगी सरफेस। हाँ ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ तो इन्फिनिटी है रेडियस, ठीक है। क्लियर? हाँ यहाँ रेडियस कुछ फाइनाइट है, यहाँ रेडियस कुछ फाइनाइट है, यहाँ समझ में आ रहा है? ये फाइनाइट रेडियस का जोन है। पर सर हम चारों फेसेस इक्वल एरिया के ले रहे हैं ना? इक्वल एरिया, अभी एरिया हमने लिया ही कहाँ, मतलब कुछ तो किया एरिया नहीं। मतलब इक्वल डायमेंशंस के। कैसे इक्वल डायमेंशन का क्या लेना देना है इसमें? नहीं अभी तो फिर वो डायमेंशन की चर्चा कहाँ से हो गई? नहीं तो फिर वो सिलेंडर जो होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो सिलेंडर नहीं बचेगा ना। क्यों नहीं बचेगा? इस डायरेक्शन में लार्ज है डेप्थ, इस डायरेक्शन में गहराई अच्छी खासी लंबी है। हाँ बस ठीक। हम बीच में कहीं बात कर रहे हैं, यहाँ कहीं, ठीक है? ओके चलो अब देखो, पहला पॉइंट ये समझ में आया, यहाँ प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा। सर दूसरा पॉइंट, जो ही हम कर्व्ड सरफेस के जोन में आएंगे प्रेशर डिफरेंस आना चालू हो जाएगा, बिल्कुल। और हम प्रेशर डिफरेंस वैसे भले ना निकाल पाए रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो मैं इस फिगर को अब बड़ा कर रहा हूं, ये फिगर मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक। तो मैं पॉइंट इसमें ढेर सारे बना लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? तो पहले समझो प्रेशर ए, प्रेशर बी, P0, पहला पॉइंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 0 दिस पॉइंट, नहीं इन्फिनिटी, कर्वेचर 0 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। प्रेशर B इक्वल टू प्रेशर C इक्वल टू P0। झिल रहा है? हाँ हॉरिजॉन्टल लेवल। ई पॉइंट बिल्कुल ऊपर है, ठीक है?
सेम लेवल। हाँ। चलो थर्ड पॉइंट, प्रेशर एट ई इज इक्वल टू प्रेशर एट सी माइनस एच रो जी। हाँ आया समझ में? यस हाँ। सर। Yes. ये सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों यार, सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं होता? Solution का लेकिन सर उधर ई पॉइंट पर अगर पी नॉट है तो सी पर बढ़ जाएगा, जबकि बी पर तो पी नॉट ही ई पे पी नॉट नहीं है ना, ई पे पी नॉट से कम है। अच्छा पी एफ इक्वल टू पी नॉट, ये क्लियर है? हाँ हाँ। लेकिन पी ई इज इक्वल टू पी एफ मतलब पी नॉट माइनस टी बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ई। सोचो हाँ सही। क्यों? क्योंकि हम एक कर्व्ड मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्रॉस कर रहे हैं। सोचो एफ से ई पे जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो एक कर्व्ड मेम्ब्रेन को हमने क्रॉस कर रखा है, तो एक प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो मैं यहां से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से बता सकता हूं कि एच रो जी ही टी बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ई है। टी बाय ई समझ में आया? सिलेंड्रिकल है। तो ये वाला जो जोन है ये सिलेंड्रिकल कर्वेचर। पक्का? हाँ सर। और पांचवा पॉइंट, अगर हम डी की बात करें तो पी डी इक्वल टू पी सी माइनस एच डैश रो जी, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कितना? प्लस आएगा ऊपर। ऊपर जाएंगे तो घटेगा ना। हाँ ठीक ठीक सॉरी। लिख सकते हैं। और पी सी ही पी नॉट है। सोचो सी का प्रेशर ही पी नॉट है क्योंकि बी के बराबर है। यस सर। यस सर। तो इन दोनों से कंपेयर करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट डी इज इक्वल टू एच डैश, सॉरी उल्टा लिखा, क्या है? टी बाय पूरा एक्सप्रेशन लिख देते हैं इसको। तो टी बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एट डी इज इक्वल टू एच डैश रो जी। इसका मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे बदल रही है। देखो हाँ हाँ ई की कुछ और है, ई की कुछ और है, हाँ। है ना? तो ये मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हाँ आया समझ में? आ गया सर। अब बस सिर्फ एक क्वेश्चन ये बचा कि ये हाइट कैसे निकालेंगे, कि कितना हाइट ऊपर जाएगा। यहां तक पक्का क्लियर है क्या हो रहा है? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक जरूर समझना है तुम्हें कि जब ये कर्व्ड से स्ट्रेट हुआ तो लगता क्या है कि जो ए और बी दो पॉइंट है, कोई भी पी और क्यू पॉइंट है, इन दोनों पी और क्यू पे जस्ट टेंजेंशियल हैं, तो स्लोप एट पी इज इक्वल टू स्लोप एट क्यू, बिल्कुल सही है। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट क्यू, ये बिल्कुल गलत है। ये समझ में आया? और बात बिल्कुल सही है। सोचो एक सर्कल ऐसा था, सर्कल अलग अलग बने। अचानक दूसरा सर्कल बन गया ऐसा, तो इस हाँ। पॉइंट पे स्लोप बराबर है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट अंदर लोगे तो कुछ कम आएगी, इधर लोगे तो ज्यादा आएगी। तो दो स्मूथली टचिंग कर्व पे टेंजेंट बराबर होते हैं, लेकिन मतलब सिंगल डेरिवेटिव dy बाय dx बराबर है d2y बाय dx स्क्वायर, ये बराबर नहीं होता। आया समझ में? इसीलिए एट अ सडन यहां से यहां चेंज आ गया होगा। हालांकि इसमें सडन नहीं आया, हाइट धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, चेंज आता जा रहा है। सर ये प्लेट टाइप का है ना, इसीलिए टी बाय आर केवल लगा, नहीं तो हाँ, 2t 2t बाय r लगता है। चलो अब बस इसमें क्वेश्चन क्या रह गया है कि हमें ये निकालना है कि यहाँ प्रेशर डिफरेंस, सॉरी ये h की वैल्यू क्या होगी। तो h की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इतने लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। और शायद ये समझ गए होंगे ये लिक्विड अंदर भी है। जो फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है वो इसका है। क्लियर? अब फोर्सेस देखें इस पे। TL अंदर ऑब्वियसली एक इधर रहा होगा, ठीक है? TL एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 था तो एक इधर रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से तो ये ट्यूब आगे खिसक जाएगी। तो
इसको डिफरेंस किसने क्रिएट किया होगा? यहाँ पे एक प्रेशर की वजह से आया होगा। अब जरा फील करना, यहाँ प्रेशर पी नॉट है और यहाँ प्रेशर पी नॉट से कम है। फील करो, हाँ पी नॉट से कम है। हाँ ठीक है। ठीक है ना? यस सर। हाँ ठीक है। नहीं, यहाँ तो प्रेशर, सॉरी मैं प्रेशर कहाँ लगा रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना है, हाँ इस पे इसका धक्का क्या लग रहा है, तो यहाँ से अब मैं कलर बदलना, एटमॉस्फेयर का धक्का लग रहा है। यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पी नॉट से कम। सोचो, हाँ ये सही। इस पूरे जोन में प्रेशर इज लेस देन पी नॉट। क्लियर? क्लियर। और इस जगह प्रेशर पी नॉट है पूरे में, तो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक धक्का आएगा। पहले क्या गलत था? पहले मैंने ये वाला नहीं बनाया था ना एटमॉस्फेयर का, तो पी मैंने इधर बना दिया था, उधर तो बीच में ट्यूब आ गई, इस तरफ वाला लेना था। हाँ तो ये P इंटू ए आएगा, डेल्टा P इंटू ए, लेकिन डेल्टा P वेरिएबल है तो एवरेज प्रेशर आएगा, और एवरेज प्रेशर H रो G बाय 2। डेल्टा पी लीनियर इंटू एरिया NH। सोचो, ये आया समझ में? तो वाले प्रेशर में आएंगे। सर आपने ये नहीं। लीनियर कैसे कहा? लीनियर क्योंकि है, कहा मन से नहीं कह दिया। देखो इधर सर ये समझो। पी नॉट और इधर पी नॉट है, माइनस अरे कैसे? रुक जाओ, उधम नहीं करो। इधर पी नॉट है, इधर पी नॉट है, इधर पी नॉट है, इधर पी नॉट माइनस एच रो जी है, इधर पी नॉट है, यहाँ पी नॉट माइनस एच रो जी है। ऐसा बन रहा था, हाँ आ रहा था। तो जो डिफरेंस जब आप निकालोगे तो हाइट के साथ लीनियर वेरी कर रहा है। यस सर। तो इस पे जो फोर्स आता वो लीनियरली वेरी करता है। यहाँ फोर्स 0, एक फोर्स का कलर मैं ले रहा हूँ, यहाँ फोर्स 0 और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ये आता। यस सर। तो एवरेज ले लूं, यहाँ पे प्रेशर कितना है 0 डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितना है एच रो जी, तो एवरेज कितना आया एच रो जी बाय 2। HOG बट और एरिया कितना है इसका, एरिया वाटर का फ्री बॉडी है कि L into A। वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम। वाटर का प्रेशर तो कम है ना, तो वो वहाँ क्यों लगाएगा? क्या सब सही है। तो ये बना एच रो जी बाय 2LH, और इसको T इंटू एल के बराबर करो। अब बताओ क्या कह रहे थे, अब बोल दो। अंदर तो प्रेशर कम है सर, लेकिन तो फिर वो बाहर क्यों लगा रहा है? बाहर के बाहर प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर लेकिन लगा रहा है ना, तभी तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है। तभी तो टेंशन बैलेंस हो पा रहा है। अच्छा ठीक है। यहाँ पे पूरे में पी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट से कम है, तो ये आया, अच्छा ठीक है। है ना। इससे वो आंसर आएगा जो टेंशन वाला आंसर है। स्मॉल h की वैल्यू ये कितना है, T इंटू एल के बराबर है। एल तो दोनों तरफ से कट ही जाएगा, सही है। तो h की वैल्यू ये तो अंडर रूट में आई, हाँ। है ना। h की वैल्यू 2T बाय रो जी, ये आया। स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो टॉप पर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, सबसे ऊपर जाने पर फोर्स बढ़ रहा है, तो वो उल्टा नहीं, वो ऊपर जाने पे तो कम हो रहा है ना नहीं प्रेशर? नहीं, प्रेशर नहीं, डिफरेंस तभी तो प्रेशर उधर ज्यादा कम हो होगा, रहा है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है। ज्यादा होगा। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस पी नॉट डेल्टा और पी नॉट P, माइनस डेल्टा P इंटू एरिया। अच्छा ओके। चलो छाप लिया, जल्दी छापो। सर इसमें एक बार आप बस सिग्मा FY की इक्वेशन लिख दीजिए, y डायरेक्शन सिग्मा क्या चीज है? मतलब न्यूटन्स लॉ इन y डायरेक्शन की इक्वेशन लिख दीजिए। अरे वाई में तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, नीचे का पानी का अननोन। अननोन कहेंगे उसे? क्यों, नीचे का पानी वेट फोर्स नहीं लगाएगा ऊपर की तरफ? नहीं लगाएगा तो, बट अननोन क्यों कहेंगे? वो निकाल सकते अरे हैं तो वो mg निकालना पड़ेगा इसका, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे?
कोई दिक्कत आ रही थी। सर ये Fire- सरफेस पर ये जो लगा है फोर्स, ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस की तो तरह है, एवरेज ले लेना और हाँ ये हाँ हाँ नॉर्मल। हाँ, मिटा दूं? नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो टेंशन और इसको mg को बैलेंस दोनों करेगा। हाँ बिल्कुल, अगर उसका सिग्मा लेस देन हो गया तो ऐसा तो वो चढ़ता ही नहीं ऊपर, और ऊपर चढ़ जाता, फिर अपने आप हाइट निकल के आएगी ना, मतलब कर्वेचर डिसाइड हो जाएगा फिर उस हिसाब से। हमने तो सिर्फ हाइट डिसाइड की, कर्वेचर तो डिसाइड नहीं किया। तो वो ही हाइट का कर्वेचर तो ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, तो मास अपने हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है। तो बस एक और ही पूछना था कि जो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली चीज बताई थी ऊपर रेड में, वो यहाँ पे तो ग्रेजुअल होगी ना, यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस नहीं होगी ना? नहीं, सडन चेंज कहीं नहीं हुई, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस सडन चेंज नहीं हुआ। प्रेशर डिफरेंस 0 से ही चालू हो रहा है ना। ओके सर, तो अगर हम दो पास में पॉइंट माने तो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक मान सकते हैं? इस केस में एक होगा, ओके सर। मतलब ऐसा, लेकिन रूल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सर प्रेशर चेंज सडनली चेंज नहीं हो सकता ना? इस केस में नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो सकता? मेम्ब्रेन के क्रॉस कर तो अचानक चेंज नहीं हो जाता। सर मेम्ब्रेन के थ्रू भी तो सर, ठीक है सर, ई और एफ पे अचानक चेंज हुआ ना, ई और एफ पे। ठीक है सर। छाप मारा? यस यस सर। चलो, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इसमें कॉन्सेप्ट सर एक सारे चीज थे। पूछनी थी हाँ सर, जो उन्होंने सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए वो निकाला था प्रेशर डिफरेंस T/R आता है, हाँ, सर अपन ने इसमें जो साइड वाली जो पाई आर वाली लेंथ बन रही थी नहीं, वो उसको तो क्यों- सिलेंडर मतलब इनफाइनाइट सिलेंडर है, ऐसा समझ गए। इसका एक नहीं। सेक्शन काटा हमने बस, उसका भी आधे पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना। नहीं सॉरी, मैं वो केस बोला था जिसमें अपने प्लेट के बीच में वो चढ़ रहा था ना पानी। उसमें प्लेट काफी बड़ी थी, ये काफी बड़ा था एल इस गैप के मुकाबले। ये जो कर्व सी सरफेस आएगी लास्ट में पाई आर जो नेग्लेक्ट होगी, कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया हमने। ओके नेगलेक्ट कर दिया ना। इस लेंथ पे जो फोर्स आएगा उसके मुकाबले ये फोर्स तो ना के बराबर है ना। मतलब अगर इधर दीवार नहीं होगी तो भी इसको लेते ना, मतलब नेगलेक्ट कर दिया वो बात अलग है। मतलब ये लेंथ काफी बड़ी थी डी से, इसलिए ठीक। नहीं होती तो कॉम्प्लेक्स हो जाता, फिर हम सिलेंडर ही नहीं मान पाते उसको। वही क्या। ठीक है, चलो तो आ गया समझ में सब। अब इसमें जैसे क्वेश्चन जनरली देखो जो भी पूछे गए हैं काफी हालांकि इंटरेस्टिंग पूछे गए हैं, कि ये जैसे ये पानी भरा है, यहाँ पे ये ड्रॉप है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए रेडियस आर कितनी होगी। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर और रिलेशन कुछ निकालना होता जस्ट इक्विलिब्रियम के लिए, थीटा वीटा दिया होता। ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे, इसका पूरा ये फिगर बना लेंगे ऐसे कुछ। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि जस्ट इतना ही पानी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं रखते हैं, ये रखते हैं, ये इतना पानी, तो पानी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनता है, इस पर फोर्सेस कैसे आते, इस तरीके के आते। ट्यूब ने जो लगाया, ये एंगल अगर थीटा है, ये कैपिटल आर है, ये एंगल अगर हम कौन सा ले लें थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो क्या बनता, टी साइन थीटा इंटू 2πr। क्लियर, ये चल रहा है। यस सर। सर इसकी जो आपने एकदम ऊपर टॉप सरफेस बनाया वो हॉरिजॉन्टल है? वो कैसे भी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो वॉल्यूम निकालने में हम यूज करेंगे उसको। नहीं मतलब कर्वेचर तो मतलब ऐसा आएगा तो ये लिखा होगा, सो दैट वो कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा ठीक है ना। तो अब ये इसको रफली कंप्लीट स्फीयर मान सकते हैं। हाँ आ गया समझ में। हाँ ठीक है ना, बस हमें स्मॉल आर को, थीटा मैंने सही लिया ना, सही तो किया। थीटा सही है, स्मॉल आर ये, हाँ तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर 2 पाई स्मॉल आर बाय 3 पाई आर क्यूब रो जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां सब हम अप्रोक्सीमेशन कर देंगे कि ये अप्रोक्सीमेशन क्या है कि हम इसको कंप्लीट स्फीयर मान सकते हैं, क्योंकि नहीं होता तो इसका वॉल्यूम निकालना मुश्किल हो जाता, सॉलिड एंगल वेंगल से निकालना पड़ता। ठीक है, फिर ये रट्टा होता कि ये लेंथ कैसा है, इसका शेप कैसा है,
तो वो सब कंफ्यूजन हटाने के लिए कंप्लीट स्फीयर अपन मेनिस्कस मान के उसमें प्रेशर इक्वल कर देते उस केस में। हाँ, तो फिर हम प्रेशर निकालते इस पॉइंट का, फिर ये हाइट गिवन होनी चाहिए थी, फिर हमें ये मेम्ब्रेन गिवन होनी चाहिए, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी ये है। हाइट निकाल नहीं सकते अपन थीटा के टर्म्स में? वो तो हाइट अलग अलग पॉइंट से अलग अलग आएगी ना, ऐसे करते फिर। अच्छा ओके ओके हाँ। तो वो जैसे ये 2t का ऐसा है, sin देखो। थीटा नहीं होना चाहिए तो? अरे ये ऐसा देखो, हाँ। टी का साइन थीटा 2πr में ले तो लिया, पाई आर थोड़ी लिखा, 2πr लिखा ना। हाँ, तो ये ऐसा होता तो इसका पी नॉट आता, इसका पी नॉट माइनस 2t बाय r1 आता, इसका पी नॉट माइनस 2t बाय r1 प्लस एच रो जी। एच क्या है? ये है। और हाइट। इसका वापस इसका पी नॉट, और इससे जो ही कॉनकेव सरफेस से क्रॉस करोगे तो 2t बाय r1 प्लस एच रो जी माइनस 2t बाय r2। अब r2 कौन सा है? ये। r1 कौन सा है? ये। कुछ समझ में आया? यस सर। तो फिर हम प्रेशर से करते, फिर r1 r2 गिवन होते, तो r1 r2 ये एंगल ऑफ कांटेक्ट से निकल आता, और ये वाला रेडियस गिवन होगा। ठीक है सर एक चीज और पूछनी थी कि अपन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल मेनिस्कस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे इसमें स्फीयर है, अरे तो वो दिख जाता है ना कि क्रॉस सेक्शन स्फीयर है कि क्या है। इसमें तो दिख रहा है, वो जो पहले आपने सिलेंडर वाला बनाया था ना। अरे तो एक तरफ फ्लैट होगा, ये तो यार देखना है आंखों से, ये ऐसा बनेगा तो ये सिलेंड्रिकल नहीं है, ये नहीं फील हो रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, प्लेट्स के बीच में सिलेंडर एक डायरेक्शन में फ्लैट, एक डायरेक्शन में कर्व्ड, स्फीयर दोनों डायरेक्शन में कर्व्ड होगा, इसमें भी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। चलो हो गया। इलास्टिसिटी में तो ऐसा सच कुछ था नहीं। जैसे ये क्वेश्चन जरूर था, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस में पहला पॉइंट ये है कि अगर ये फ्री रखा है, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फाइंड थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड। तो आंसर है डेल्टा एल तो आएगा बाय अल्फा डेल्टा टी, तो एक्सपांड होगा, एक्सपांड्स बाय एल बाय अल्फा डेल्टा टी, ये एक्सपांशन होगा। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, लेकिन इस पे जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि स्ट्रेस तब आती है जब हम उसको बढ़ने नहीं देते, है ना। और अगर हमने इसी को क्लैंप दो जगह से बंद करके रखा है तो नेट डेल्टा एल आ गया जीरो, तो स्ट्रेन आ गया जीरो कहा जाए तो, लेकिन स्ट्रेस नॉन जीरो है। तो ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये दो तरह की स्ट्रेस है, एक थर्मल स्ट्रेस है, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, F/A घटाने की कोशिश कर रहा है। तो नेट स्ट्रेस दो तरह की, ये टेम्परेचर वाली, ये वाली, ठीक है। तो हम जो स्ट्रेस लिखते हैं वो ये वाली लिखते हैं, इंटरनल कोई स्ट्रेस नहीं है, जो स्ट्रेस है एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो ये हमारी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस कितना आएगा? फोर्स बाय एरिया, ठीक। सर यहाँ पे स्ट्रेन जीरो कहना सही है? पहले अपन उस लेंथ पे जाएंगे, उस टेम्परेचर पर उसकी नॉर्मल मान सकते हैं एक्चुअल, मतलब अगर चीजों को सही करना है ना तो हम स्ट्रेन में यहाँ माइनस डेल्टा एल बाय एल लिखेंगे। डेल्टा एल क्या, कितना बढ़ता और कितना नहीं बढ़ा, तो फिर हम ऐसे लिखते, तो स्ट्रेन आती माइनस अल्फा डेल्टा टी। ये समझ में आया? यस सर। कि नेचुरल लेंथ ही इसकी बदल गई है। तो वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा जाए तो हम अगर इक्वेशन सही रखनी है तो हम स्ट्रेन को नेगेटिव मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल नहीं है, कंप्रेसिव है। क्लियर? तो स्ट्रेन ये हो, और अब कंट्राडिक्शन दिखेगा नहीं, अब बिल्कुल सब कुछ सही आएगा। यस सर। ठीक है। और इसमें अगर स्ट्रेन पूछी जाए पहले वाले में, तो स्ट्रेन वैसे लॉजिकली हम जीरो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पे है, इन नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ ही बदल गई तो हम क्या करें? पक्का समझ गए?
घटा दूं? अब हम इसी में दूसरा पॉइंट ये कि अगर हमने रॉड्स को ऐसे लगा दिया होता, हाँ ऐसे लगाते तो अब हम इसको हीट करते तो L1 प्लस L2 कांस्टेंट है, लेकिन एक बढ़ सकता है एक घट सकता है। तो हम इसमें क्या मानेंगे कि मान लेते हैं ये x खिसक गया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हीट किया और हीट करने पे ये x खिसक गया। ये जंक्शन x अगर आगे खिसक गया हीट करने पे, तो पक्का एक स्ट्रेस तो डेवलप हुई होगी। तो इस पे एक F आएगा, इस पे एक फोर्स F आएगा, F फोर्स दोनों पे सेम होगा, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? F इधर लगा, सॉरी y1 अल्फा 1 y2 अल्फा 2, y1 अल्फा 1 डेल्टा टी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फोर्स बाय एरिया घटाने की कोशिश कर रहा है। इसमें y2 अल्फा 2 डेल्टा टी बढ़ा रहा है, लेकिन एक इंटरनल वो फोर्स आ गया हमारा, फोर्स तो सेम है, एरिया सेम है, इसीलिए स्ट्रेस भी इसकी सेम होगी F बाई एफ। तो अगर पूछा होता स्ट्रेस इन रॉड्स तो ये आता F बाय ए, वाई अल्फा डेल्टा टी नहीं आएगा। ये आया समझ में? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आई वो ये। अब यहां हम इक्वेशन लिखते तो क्या बनती? y1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस F बाय ए इज इक्वल टू y x बाय एल। इसकी इक्वेशन क्या लिखते? y2 अल्फा 2 डेल्टा टी, तो यहां F बाय ए ज्यादा है, ये समझ में आया? यस सर, हाँ, अपोजिट क्यों कर दिए? दब गया। दब गया थोड़ा कंप्रेशन। और अगर आप सीधे लिखते तो वहां नेगेटिव लगाना पड़ता, कि अगर आप लिखते y2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस F बाय, तो इसको लिखते y2 इंटू माइनस एक्स बाय। आया समझ में? और दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्ट आया y1 अल्फा 1 डेल्टा टी y2 अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन y1 बाय L1 प्लस y2 बाय L2 इज इक्वल टू x। तो अब अगर स्ट्रेन पूछी होती तो स्ट्रेन्स आई x बाय L1 एंड माइनस x बाय L2, स्ट्रेस F बाय A1 एंड F बाय A2। कोई दिक्कत तो नहीं? तो सेम है ना? हाँ तो ठीक है, ए सेम है इसीलिए स्ट्रेस सेम। सर ये y1 अल्फा 2 डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेस होती है फिर? वो ये है कि अगर अकेला होता तो स्ट्रेस कितनी डेवलप होती। अकेला होता तो मतलब अगर एक ही रॉड होती दो रिजिड वॉल्स के बीच में तो कितनी डेवलप होती, वो लिखा। F बाई वॉल्स ने लगा दिया तो डिफरेंस ये है, ओके। है ना? तो सर थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस एक ही बात है ना फिर यहाँ पर इस केस में? हाँ, थर्मल स्ट्रेस मतलब वही है, F बाई ए ही स्ट्रेस है। थर्मल स्ट्रेस भी F बाई ए ही है, वो इत्तेफाक से y1 अल्फा 1 डेल्टा टी के बराबर होती। हाँ क्या 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 बोल रहे हो? दोनों साइड F बाई कैसे है? तो सेम ही तो है। F बाई दोनों y1 अल्फा 1 वाला स्ट्रेस ही नहीं है ना, स्ट्रेस तो F बाई ए है ना, जो फोर्स आ रहा है। अगर y1 अल्फा 1 डेल्टा टी हमेशा, अगर ये हमेशा स्ट्रेस होती तो नेचुरल लेंथ पे भी यही स्ट्रेस आती ना, फ्री छोड़ देते तो फिर फ्री पे भी ये आ रहा है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ एक साइड से तो F बाई समझ में आ रहा है, दूसरी साइड से क्यों आ रहा है वो? अरे यार मूव नहीं कर जाएगी अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम में F बाई नहीं बनाओगे तो। अच्छा ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स आएगा ना। ठीक है सर पर स्ट्रेन तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्यों, या तो दोनों एक्सपैंड अरे यार करेंगे। अरे कैसे दोनों एक्सपांड कैसे कर सकते हैं? लेंथ अगर सम कांस्टेंट है तो एक बढ़ेगा एक घटेगा ना। एरो तो दोनों के उसी साइड है ना। कहाँ है? मैंने एरो बनाई नहीं उसकी।
इसमें y1 अल्फा 1 डेल्टा टी जीत गया, इसमें ये जीत गया। अच्छा ऐसा, ठीक है, हाँ सर अब आ गया। चलो हो गया। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब फ्लूइड में कोई डाउट? सर एक वो था पास्कल्स लॉ में आपने ऐसे बताया था कि फ्लूइड में बस एक मिनट, दो चीजें समझनी है बस। हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए एवरेज प्रेशर इनटू एरिया प्रोजेक्टेड, ये ले लो। और वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए वर्टिकल फोर्स यूज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और वो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंप्लीट कर लो, वाटर कंप्लीट कर लो। समझाता हूँ ये चीज क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारी कोई सरफेस ऐसी होती, ये होती है ना, ये ट्यूब है। अब अगर हमसे पूछा होता यहां तक पानी भर देता हूँ टॉप तक, वर्टिकल फोर्स पूछा होता किसी भी पार्ट पे, तो इस पार्ट पे ये फोर्स कितना आएगा? बिल्कुल आसान है, P0 प्लस एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर आता। लेकिन ये जो फोर्स है इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? तो ये हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो या तो ये रिजल्टेंट लिखो कि फोर्स ऑन टॉप प्लस अपथ्रस्ट, लिख सकते हैं? जी सर। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो अपथ्रस्ट है। तो फोर्स ऑन टॉप कितना है? P0 प्लस एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर, और अपथ्रस्ट कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये चल गया? यस सर। यस सर। और ये जो पूरा है यही मैंने जुगाड़ आपको बताई थी कि आप इसको कंप्लीट कर लो और ये पूरा निकाल लो। समझ गए? तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो हम हमेशा ऐसे निकाल लेंगे, या तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग जाएगा या फिर हम सीधे सीधे ऐसे सॉल्व कर लेंगे जो मैंने क्लास में बताया था। ठीक है? यस सर। यस सर। अब बात उठी हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालते? तो इस केस में तो नेट हॉरिजॉन्टल 0 है, हाँ। है? लेकिन हमसे ये पूछा होता कि हम बात ही नहीं कर रहे पूरे हॉरिजॉन्टल की, हम बात कर रहे हैं ये हमारा जो पार्ट है, ये जो पानी डूबा, ये जो इस पे फोर्सेस आते, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? ये जो F आता, तो इस F का X कितना है, Y कितना है? Y बिल्कुल आसान है, Y हम आर्किमिडीज से निकाल लेंगे। Y इसका आधा होगा, जो हमने निकाला इसका एग्जैक्ट आधा है Y कंपोनेंट। पक्का समझ गए? अब हमें X कंपोनेंट चाहिए, तो X कंपोनेंट कितना है? तो ये फील करना कि X कंपोनेंट इसका वही है जो इसका है, ये एवरेज इनटू एरिया। हाँ, ये कर्व्ड है, ये तो फ्लैट है ना, ये तो फ्लैट है। तो फ्लैट के लिए तो हम वही कर ही सकते हैं कि एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्ट एरिया। इसमें एवरेज क्या होगा? इसमें लेकिन एक मिनट, एक छोटी सी दिक्कत है इसमें, बताऊं क्या दिक्कत है? कि एवरेज प्रेशर इनटू एरिया तभी लगता है जब क्रॉस सेक्शन का, हमारा रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन का विड्थ कांस्टेंट हो। समझाऊं क्यों? अपने आप समझ आ जाएगा, देखना। ये अगर ऐसा है, मुझे इस पे प्रेशर निकालना है, तो ये x लेता मैं, इस पे ये dx आता, तो प्रेशर आता P0 प्लस रो जी एक्स इंटू एल डी एक्स आता। फंक्शन लीनियर है। लेकिन अब जरा सोचो अगर इसी की जगह ये ट्रायंगुलर होता, सेंटर तो इस एल भी x का फंक्शन हो जाता। एल भी x का फंक्शन हो जाता, तो लफड़ा हो जाता। आया समझ में? तो सर ऊपर वाले में हम लोग सेंटर ऑफ मास पर नहीं मान सकते? मान सकते हैं। तो वही कर लें। ठीक है, सेंटर ऑफ तो फिर जुगाड़ इसमें ये है कि हम ये जो टोटल फोर्स है ना, टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स ही निकाल पाएंगे। लेकिन एक मिनट, अभी मैं देखूं कि फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं, लेकिन वो मैग्नीट्यूड कितना लेंगे वो दिक्कत है। वो भी तो दिक्कत है, क्योंकि ये आया हमारा लीनियर एवरेज एरिया और इसके साथ हमने लीनियर मल्टीप्लाई किया, तो बन जाएगा ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास वाला आंसर। बन तो जाएगा वैसे, हालांकि इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये फील आ रही है कि ये जो फोर्स आएगा ना,
ये भी एफ एक्स के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हम इस पे निकालेंगे और इस पे जो लग रहा है ऐसा कि इसका एरिया इनटू प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास। हॉरिजॉन्टल के लिए कि फ्लैट सरफेस का हमने एरिया लिया, एरिया आया पाई आर स्क्वायर बाय 2 और सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना आया रो जी एच प्लस ये क्या है हमारी डिस्क, तो 4r/3 प्लस पी नॉट। ये कुछ आया समझ? नहीं। आधी डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? से ये तो आ गया 4r/3 पाई पाई सेंटर पाई। ऑफ तो इसका सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई पे होता है ना ये। इसकी दिक्कत नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड भी वो कैसे सही रहा? एरिया इनटू पी सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा ये बताओ। मैग्नीट्यूड ही सही निकला है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं निकाला हमने। मैग्नीट्यूड सही निकाला हमने, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं निकाला है। क्या बोल रहे हो? सेंटर ऑफ मास का प्रेशर कैसे मान लिया कि वो जुगाड़ से बना है, सॉल्व करने पे ऐसा आएगा। हाँ, सॉल्व करने पे ऐसा आ रहा है। देखो जैसे ये अगर सिंगल प्लेट होती, इस पे प्रेशर ऐसे लगता, तो इस पे लगता रो जी H1, इस पे लगता रो जी H2। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता, पहले मैं इसका प्रूव कर रहा हूँ, ये एक्स है तो रो जी एक्स इंटू डी है ना। चाहे पी नॉट ले लो, तो पी नॉट तो हर जगह से बाहर निकल ही आएगा, तो पी नॉट इग्नोर मार दूं। तो रो जी एक्स डी ए एल डी एक्स इंटीग्रेशन यही आता। और लीनियर फंक्शन है, एवरेज से काम चल जाएगा। तो ये फोर्स हम रो जी H1 प्लस रो जी H2 बाय 2 इंटू एरिया, एरिया L H1 H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। ये H2 माइनस H1 यहां तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कोई मिसलिनियस शेप होता, फ्लैट है, फ्लैट मिसलिनियस शेप। ठीक है, तो अब प्रेशर बदल रहा है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, कोई भी पार्ट लिया, ये एक्स पे ये लिया, तो इस पे फोर्स आया रो जी एक्स इंटू एल डी एक्स लिख सकता हूं। तो रो जी एक्स एल डी एक्स को डी ए लिख लूं, ऑब्वियसली डी ए एक्स का फंक्शन है। अब इसका जो भी, अगर हम इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालते इस आड़े टेढ़े का यहां से, तो x पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए x सेंटर ऑफ मास क्या लिखते, x dm का इंटीग्रेशन अपॉन dm का इंटीग्रेशन। तो x और dm को रो इंटू da लिखते। ठीक है, समझ गया। x इंटू डी एक्स एक्सप्रेशन बनता और x इंटू डी एक्स ही एक्सप्रेशन इसका है। तो अगर यहां सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं, तो यहां भी सॉल्व करने पे वही बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसका कैसे निकाल पा रहे हैं सीधे, कि इसका जो फोर्स नेट आएगा वो आएगा रो जी एक्स सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया। ठीक है, तो मैं इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, फिर अपन पहले वेरीफाई कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो ये ले लें, उल्टा ले लेता हूँ सो दैट सॉल्व करना आसान रहे। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? क्वेश्चन ऐसा है, पानी पूरे में भरा है, ठीक है, फोर्स ऑन क्या है, लेफ्ट प्लेट, ये पूछा होता कि लेफ्ट प्लेट पे फोर्स कितना आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से ये dx लिया, इस पे जो प्रेशर आया वो आया रो जी एक्स इंटू डी ए। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो फोर्स आया रो जी एक्स और डी ए की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का ट्वाइस डी एक्स। ठीक है, सही बात।
इसको इंटीग्रेट कर दूं, रो जी, ये तो डेरिवेटिव सीधे मिल गया हमें। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत लग रही है मुझे इसमें। दिक्कत ये लग रही कि नीचे जो मास से डिवाइड करेंगे उसका क्या करें। चलो अब देखें, रो जी, इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है 2x, तो रूट टी का 1/√t, रूट टी का टी पे 2/3 है ना, 3/2, ठीक है, अपॉन 3/2। कोई दिक्कत? तो रो जी क्या, वो मास वाली चीज आप सही कह रहे हैं, 0 से r आएगी, तो रो जी 2/3 r क्यू, ये बना फोर्स। माइनस नहीं, वो तो सब है, मैनेज कर लो उसको। ये फोर्स आया, तो फोर्स में दिक्कत ये हुई कि सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन अगर हम लगाते तो रो जी 4r, देख रहा हूं सही बन रहा है कि नहीं, 4r/3 इंटू πr²/2, सही बन रहा है, देखो बन गया। वो रेशो में कट गया होगा, मतलब उसका लफड़ा नहीं आने वाला है। एक जगह सर मैंने पढ़ा था, किससे कह इसलिए रहे हो? बोला था। आ गया सही आंसर। तो इसका मतलब ये फोर्स हम, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया कि इसको सेंटर ऑफ मास पे पूरा फोर्स निकाल दो, फोर्स निकालो हमने, मतलब पूरा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लो, जुगाड़ है ये बस। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी आई हमने जो एज्यूम किया, तो ये आई रो जी एच सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया, ये फोर्स है। और एच सेंटर ऑफ मास कितना है, 4r/3, एरिया कितना है, πr²/2। तो वही तो ये आंसर सब कॉलेज में आता है ये वाला ये मैं नहीं तुमने पढ़ा। कॉलेज हो, जब तुम कॉलेज गए होगे तब पढ़ा होगा। नहीं सर, मैंने देखा था एक भैया बता रहे थे। सर अगर हो गया, सर इसमें यही पूछना था कि अगर मुझे सपोज नीचे वाले सबसे नीचे वाले पॉइंट में मैंने कुछ हिंज टाइप लगा दिया और टॉर्क निकालना है, तो भी तो इंटीग्रेशन से निकलेगा। नहीं ऐसे नहीं बनेगा, तो हम यहाँ नहीं मान सकते। ठीक। इवन फ्लैट में गलत हो जाता है, सोचो फ्लैट में, अरे फ्लैट में जब टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क बनता है रो जी h/2 इंटू एरिया इंटू h/3 ये आता है। तो उस हिसाब से तो h/2 आता, अगर ये सेंटर ऑफ मास पे मान लेते तो। समझ गए ना? हाँ सर। तो गलती पक्का समझ गए कि इसीलिए मैं बार बार कह रहा था ये जुगाड़ है, हर जगह आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते। अब टॉर्क ही पूछ लिया तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना। सर ये जो आपने बनाया था ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन h/3, आपने उस टाइम पे डिस्कशन में डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल बोल दिया था, वो कैसे बोला था? लीनियर वेरिएशन, लीनियर था इसलिए बोल दिया था। लीनियर जब फोर्स वेरी कर रहा हो तो हम सेंट्रोइड पे मान लेते हैं फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। स्क्वायर बनता है इंटीग्रल में इसलिए। हाँ, इंटीग्रेशन में x² बनता है तो x³/3 आ जाता है। आ गया समझ में? अब हाँ, जो क्वेश्चन बच्चा कह रहा था वो ये था कि अगर हमने ये दरवाजा ऐसे लिया होता और यहाँ हिंज होता तो ये पानी तो इसको टॉपल ही कर देता। तो इसको रोकने के लिए मान लो हमने ये रस्सी बांध दी, सेंटर पे हमने एक रस्सी बांध दी, ये समझ गए? तो अब क्वेश्चन होता कि बताओ रस्सी पे टेंशन कितनी आएगी, तो निकाल सकते हैं। रस्सी का टॉर्क है T/R, यस सर, इसका टॉर्क x df का इंटीग्रेशन, हाँ df ये है, इंटीग्रेशन करके रिजल्ट निकालो। यस सर। तो बिना इंटीग्रेशन किए आंसर नहीं आएगा फिर। एनीवे चलो, जुगाड़ तो आगे समझ में है। यस सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, जुगाड़ तुम्हें पता है। सर जैसे एक वो बता दूं? होता ट्रेपेजॉइड होता, हाँ ट्रेपेजॉइड होता तो उसपे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो अपन जो स्लैंट है साइड होती, साइड के स्लैंटेड से फर्क ही नहीं पड़ रहा। बात तो यही है ना कि अगर ये स्लैंटेड भी होती तो भी हम उसका प्रोजेक्शन लेते। जो मैंने अभी कहा था कि हमें इस पे फोर्स चाहिए था, सॉरी फिगर गलत बना दिया, इस पे चाहिए था। तो इस पे हमने क्या देखा था कि ये पानी में डूबा हुआ है पूरा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कटने हैं, तो ये जो F आएंगे, ये जो F आएंगे
F1 F2। तो F2 का y कंपोनेंट माइनस F1 इज इक्वल टू बायोएंसी। कोई दिक्कत तो नहीं। F2 का x कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो F3 जो अभी निकाला था। आया समझ में? नहीं पूछ कुछ और रहा था, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं मुझे मतलब नहीं है तुम क्या पूछ रहे हो, मुझे तो ये समझाना है। ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेंटर ऑफ मास होगा F3 का। नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास, यही तो बता रहा था अभी मैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास नहीं है। लेकिन ये समझ में आया कि हम फ्लैट सरफेस का आंसर निकाल सकते हैं, और अगर वो वैल्यू पूछी दी गई होती तो F3 की वैल्यू कितनी आती, रो जी H प्लस 4r/3 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। यस। और यहाँ F1 की वैल्यू H इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। F2y बायोएंसी से हम निकाल सकते हैं, तो अपथ्रस्ट कितना है, रो इंटू 4/3 सॉरी 1/3 पाई आर की। क्लियर? ये F3 डायरेक्ट कैसे लिखा? अपथ्रस्ट बायोएंसी रो वी जी। अब ठीक है। F3 कौन सा है? तो ये अभी जो निकाला उससे प्रोजेक्टेड एरिया से, इससे एवरेज प्रेशर इनटू सेंटर ऑफ मास वाला वो। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो सब सीख गए। अब बताओ कोई कुछ कह रहा है इसमें? मैं कह ही रहा था कि ट्रेपेजॉइड होता, उसके अंदर पानी भरा होता। हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो अगर जो वर्टिकल साइड हो तो इससे निकाल लेते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। ट्रेपेजॉइड होता, हॉरिजॉन्टल ट्रेपेजॉइड, ऐसा यही कह रहे हो? हाँ अब बताओ, यही ना? हाँ एक साइड इसकी वर्टिकल, एक साइड इसकी परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर? नहीं ऐसे ही ये बता। हाँ ये थीटा पे। हाँ बताओ। हाँ ये हाँ। तो सर इसमें नहीं एक सेकंड, फिगर हाँ, थोड़ा बोलो। अलग है, फिगर थोड़ा सा अलग है। तो क्या करूंगा इसी इसका? में मान अब लीजिए, आगे- इसी में मान लीजिए हाँ कि जैसे अगर अपन फोर्स की इक्वेशंस लिखते तो वर्टिकल फोर्स के लिए अपन इक्वल टू mg करते ना, बेस का फोर्स वर्टिकल फोर्स माइनस। mg, बस, और है ही नहीं कोई। पानी हाँ पे बस तो mg ही बैलेंस होगा ना। नॉर्मल रिएक्शन में वही बेस का फोर्स आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन और mg कट जाएंगे पानी के। हाँ फोर्स बाय बेस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। वेट, क्योंकि स्लैंटेड नहीं है, स्लैंटेड होते तो कुछ वेट वो बैलेंस करते। तो अब ये वाला समझ गए ना, याद आ गया? ये वेट ये साइड वॉल बैलेंस करेगी, ये वेट ये साइड वॉल बैलेंस करेगी, ये वेट बेस बैलेंस करेगी। चलो, तो फ्लूइड में अब कहीं कोई दिक्कत किसी सर भी मैं जगह? जो पूछ रहा था H/3 वो सिर्फ तभी होगा ना जब P एटमॉस्फेयर 0 हो जाएगा। अगर P एटमॉस्फेयर कुछ होता तो फिर हम जीरो से चालू होता है नेट फोर्स, तब जाके 1/3 पे आता है। हाँ बस ये कंफर्म। तो इंटीग्रेशन से निकाल लो ना, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? ठीक है समझ गया। चलो फ्लूइड में कहीं और दिक्कत? देख लिया था वो लेक्चर पूरा? हाँ यस हाँ, तो उसमें काफी कॉन्सेप्ट कवर अप हो गए थे। डायनामिक्स में कोई दिक्कत? बर्नौली सर वाले एक में वो वाला जो अपन रिवर के अंदर एक एल शेप का ट्यूब लगाते हैं उसका नाम पेटॉट। हाँ हाँ उसी बता दीजिए। तो इसमें ये लिक्विड और ये लिक्विड सेम है, तो ये जो H इसका वेलोसिटी ही हाइट में कन्वर्ट हो गया, तो हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। सर इसी चीज में आपने बताया था ना ये डायरेक्टली करना गलत है, पहले हम बीच वाले एल वाले पॉइंट पे जाएंगे। चिल मारो टेंशन मत, एनर्जी तो कंजर्व ही हो। नहीं समझे सर। अरे इसलिए हम इसका प्रेशर निकालते हैं, तो इस पॉइंट का प्रेशर आ जाता है जैसे हमने, मतलब ऐसा अब बन रहा है आइंस्टाइन तुम्हें यार सही में। इसका प्रेशर पी नॉट, अगर ये रिवर है तो बाहर का पी नॉट, ये H अब पूरा ही देख लो तुम, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का,
तो इस पॉइंट की भी हाइट h है, तो इस पॉइंट के लिए इक्वेशन बनेगी p नॉट, है ना, लिक्विड के पास वेलोसिटी है एक्चुअली, ये पॉइंट ले रहा हूं ए बी, ए और बी 2 पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। तो ए के पास वेलोसिटी है, जब ये एंटर कर रहा है उस समय वेलोसिटी v है, पूरे लिक्विड की v है क्योंकि एंटर करते समय भी v होगी। तो a का हाफ रो v स्क्वायर प्लस p नॉट प्लस h रो g है एट b 0 प्लस p प्लस h रो g। तो पी भी इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो v स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। अब हम सी पॉइंट यहां ले लें जहां तक पूरा ये ऊपर चढ़ गया। अब बिटवीन बी एंड सी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो मैं पी बी की वैल्यू पी सी प्लस रो जी एच लिख सकता हूं। तो पी बी, अब पी बी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, पी सी की वैल्यू पी नॉट प्लस रो जी एच है। कुछ आया समझ में? ओके सर। लेकिन एच कहां से है ये समझ में है? ऊपर से नीचे तक यहाँ का ये एच। अब ठीक है जी, थैंक यू सर। तो दरअसल ए और बी के बीच में वेलोसिटी थी, बी और सी के बीच में स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये था पिटौटी। और कोई कुछ कह रहा है? सर जो वेंचुरीमीटर होता था, ये बंद मिटा दूं? सर उसमें जो ये बीच में अपन कंजर्व करते हैं एनर्जी, हाँ सर उसमें अपन पोटेंशियल एनर्जी का लॉस नहीं लेते ना? वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ। ये कह रहे हो ना? हाँ, वो थोड़ा सा हम ये वाली हाइट नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके सर। ठीक है, दरअसल हम लगाते हैं ए और बी के बीच में, तो जो हम हाइट ही मेजर कर रहे हैं वो सेंटर लाइन से मेजर कर रहे हैं। हाँ। तो ये H2 है, जो H1 मेजर किया वो यहां से, तो नेग्लेक्ट कर देंगे ना? नहीं अगर मतलब नेग्लेक्ट, हाँ जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन समझ गए ना ये ऐसा था। तो डिस्टेंस ही इससे थे, तो H1 माइनस H2, लेकिन क्या होता है डेली लाइफ में हम H1 ये लेते हैं, H2 ये लेते हैं, तो इतने की एरर आ जाती है। हाँ वही कह रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं हम जनरली। और चलो हो गया फिर, तो ये तुम्हारा फ्लूइड अच्छे से कर लेना। HCV थी, HCV में कोई डाउट है? हो गई। हाँ पहले है। डिस्कस हो चुकी है वैसे। एक क्वेश्चन इसमें कोई डाउट है? ऑयल में डाउट, एक ऑयल में डाउट है एक। ढूंढ लेना मुझे HCV, रुको। पायरेटेड HCV है मेरे पास, कहाँ गई? HCV H दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं, मुझे दिख रहा है। अरे तुम्हारी आंखें खराब है तुम्हारी, देखो। लॉकडाउन में चश्मा भी नहीं लगा सकते। हार्मोन के बाद का लेक्चर। भाई आपका तो रिजोल्यूशन भी गिर गया। रिजोल्यूशन खराब हो गया आंख का? बड़ी टेंशन हो गई, अब तुम टीवी कैसे देखोगे? चल OL1 कोई डाउट? कोई भी नहीं दिख रहा। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं थी। 1 to 5, 1 से 5। चलो सर। मुझे अभी भी नहीं दिख रहा सर, आपने शेयर नहीं की शायद। मैंने इतनी अच्छी स्क्रीन शेयर कर दी है। रेजोल्यूशन इसका रेजोल्यूशन ज्यादा खराब है। आंखों का बटन ऑन करो। अब दिख रही है सर, अब दिख रही ना? हाँ। हो सकता है अब भी नहीं दिख रही, उसने अब बोली भी है ऐसे। हाँ बोल दिया। हाँ सर। सेकंड वाला कौन सा सेकंड? ये स्यूडो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। स्यूडो आ गया तो जी बदल जाएगा ना, जी बदल जी प्लस ही लेंगे। तो एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, हाँ ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये फॉर्मूला है।
फॉर्मूला मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, समझ गए? तो ये हमेशा ट्रू है, ये गलत हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होगा तो दिक्कत नहीं होगी, वर्टिकल होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। चलो थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, 6 सिक्स, सेवंथ, एट्थ। चलो 10 से लेके 15। सर 9 कौन सा? 11th 8th। प्रेशर एट द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर इज P1। अरे ये होगा शायद इधर, प्रेशर एट द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इन द कप, ये P2 है, ये P1 है, शायद ये सही है, ये 0 है, ये P0 है ना। चलो कौन सा? 11। क्या अंग्रेजी है रे, बस समझ लो। टू कंस्ट्रक्ट अ बैरोमीटर ट्यूब ऑफ कोई तो नहीं आई। द बैरोमीटर रीडिंग अ पर्टिकुलर डे इज 75 1 मीटर, ठीक है, एंड इज इन्वर्टेड। सपोज 1 meter of tube is filled with barometer up to 76 centimeter and then closed। अब cork close कर दी तो यहाँ अंदर आ गई air। It is then inverted into a mercury cup and the cork is removed। तो cork हमने remove कर दी तो air अंदर trap हो गई है, ये mercury। अब बताओ क्या कह रहे हैं? तो 76 ही तो बची रहेगी इसके अंदर। आंसर डेली दिया, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब ओवर द सरफेस ऑफ कप। वो पूछ रहे हैं इसके ऊपर कितना है, तो वो नीचे गिर जाएगी एक्चुअली, वो पूछ ही कुछ और रहे हैं। ये ऐसे फिगर बन जाएगी, ऐसे कुछ। अगर मैं क्वेश्चन सही ट्रीट कर रहा हूँ कि एयर अंदर ट्रैप हो गई है, एयर ऊपर आ गई, एयर की लेंथ काफी ज्यादा कर देते तो एयर की टॉप पे आ जाएगी, तो एयर टॉप पे आ गई है, फिर वो शायद तिरछा करके उनने गिराया होगा, तो एयर इधर आ गई है। ये सब क्वेश्चन शायद ऐसा है, तो ये 76 से कम आएगा बस। मतलब वो जब तिरछा कर रहे थे तो अंदर एयर भरी हुई थी, तो वो तिरछा कर रहे थे ना ऐसे, तो ये गिर रहा था, तो एयर अंदर होके ऊपर चली गई यहाँ। सर एक ये ठीक है, तो ऊपर एयर आ गई है बस, और कुछ नहीं है। और अच्छा, मतलब जो हम अज्यूम कर रहे थे ऊपर प्रेशर P0 इक्वल्स टू 0 है, वो एयर की वजह से आ गई, एयर आ गया है। ओके। फिर 13th वाला जो है, 13th वाला उसमें ऐसा ही है ना कि इसमें एक्स्ट्रा एयर पुश करेंगे तो प्रेशर कोई फर्क नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा ना। जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, तो दोनों कट जाएंगे। ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, तो नीचे से भी बढ़ जाएगा, नीचे से बढ़ जाएगा। और बोलो 14th वाला भी। कौन सा? 40। फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ मेटल क्यूब, फोर्स तो सेम रहेगा ना ऊपर, उसके ऊपर वो पानी का भी जो फोर्स लगेगा एक्स्ट्रा, ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा। अब मेटल क्यूब इज प्लेस्ड इन एम्प्टी वेसल, ये मेटल क्यूब है, ठीक है। व्हेन वाटर इज फिल्ड विद वेसल, क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड। द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ वेसल इन कांटेक्ट विद द ट्यूब कम हो जाएगा वो नहीं। एक छोटी सी दिक्कत है इसमें, अगर नीचे से ये लग रहा है पानी कि नहीं? नीचे नहीं है, अगर पानी ऊपर है तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पानी अंदर चला गया, पेनिट्रेट हो गया, मैंने वही क्वेश्चन ऐसा है सर, कॉइन जैसा जो पहले आया था, तो ये पेनिट्रेट इसमें बढ़ जाएगा, इसमें फोर्स आ जाएगा mg प्लस h rho g into एरिया। यहाँ mg, यहाँ बायोएंसी आ जाएगा, अब थ्रस्ट तो नहीं कर पाएगा पानी। तो मेटल क्यूब किस दिया पे हुआ पूछा है, किस पे पूछा है? ऑन द बॉटम ऑफ वेसल इन कांटेक्ट विद द क्यूब। हाँ, तो फिर ये तो एज इट इज नहीं तो भी आंसर वही आएगा, बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए ना। हाँ, आंसर 10 ने दिया है। विल रिमेन द सेम। नहीं बढ़ेगा क्यों? अगर पानी नीचे आ गया तो सेम रहेगा। कंप्लीटली फिल्ड है ना,
ओके शायद पता है ऐसा है क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ही अपन गलत समझ रहे हैं, पता है क्वेश्चन ऐसा है, जस्ट कंप्लीटली फेल्ड है पक्का क्वेश्चन ऐसा है, ये जस्ट उन पर पानी नहीं आया। ऐसा है। हाँ हाँ जस्ट इमर्स हुआ है, तो ये लेयर जो थिकनेस है वो 0 साइज की है, तो ठीक है, जस्ट इमर्स्ड है, फिर तो ठीक है, सही ठीक बात है। है। जस्ट हाँ। कंप्लीटली इमर्स्ड। ओके फिर ठीक है। चलो और कोई? जस्ट इमर्ज्ड में रिमेन सेम क्यों रहेगा? तो ऊपर पानी आया ही नहीं ना, पानी की हाइट ही नहीं है ना ऊपर, हम यही तो कह रहे थे फोर्स में ये H-ρ-G जुड़ जाएगा ये वाला, हाँ ये है ही नहीं ना, अगर नीचे पानी आया था तो अपथ्रस्ट माइनस कर देते बस mg। तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पानी आता तो भी, mg तो अब भी बैलेंस करना है ना। अच्छा ठीक है। mg तो अब भी बैलेंस करना है ना उसका, जो बीच में पानी आया, पानी ने इस पे अपथ्रस्ट लगाया, इसने नीचे लगाया, वो अपथ्रस्ट इनडायरेक्टली इस पे ट्रांसफर हो गया। अच्छा ठीक है ओके। 22 का 16, आंसर 17, क्या है? 18 22 जब वेलोसिटी और √2gh बराबर हो जाएंगे, h की वैल्यू v²/2g। हाँ चेन्नई ना, ठीक है। क्यों कुछ और दिया उसमें? नहीं नहीं मैंने देखा नहीं आंसर। नहीं हाँ यही। चलो OL2 सर पे आ गए? लेकिन शुरुआत में जब वो बिल्कुल जा रहा होगा पानी, तो नीचे से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी ज्यादा आएगी ना? नहीं, अरे कैसे, पानी अगर टैंक में पानी ही नहीं है, हाइट ही नहीं है, तो ये वेलोसिटी तो इनिशियली 0 है ना, ये इनिशियली v है, जबकि टैंक खाली था। धीमे धीमे हाइट बढ़ेगी, ये वेलोसिटी बढ़ेगी और ये इसके बराबर हो जाएगी। कॉमन सेंस से नहीं सोच रहे, एक बाल्टी में तुमने होल कर दिया, बाल्टी नल के नीचे रख दी, तो क्या होल में से पानी अपने आप पहले से ही चालू हो जाएगा? पहले कुछ बाल्टी भरना चालू होगी ना। मैंने सर थोड़ा सा फील्ड मान लिया था पहले से। नहीं मानना है। चलो OL2। सर आपने डायरेक्टली v²/2g किसी जुगाड़ से कर दिया? नहीं, इक्वेशन सॉल्व लिखी थी करके। मैंने, इक्वेशन लिखी थी 2gh वाली। OL2 सेकंड वाला इसका। हाँ इसका सेकंड वाला सर। The weight of empty balloon in valence V2 देखो एयर अगर फिल करोगे, empty balloon का W है, एयर का W, अपथ्रस्ट भी W, क्या अपथ्रस्ट कट जाएगा ना, ये खुद का वेट था कैपिटल W, अब इसमें एयर भर दी W की, तो सोचो अपथ्रस्ट एयर के वेट के बराबर होगा, वो भी W, टेंशन अभी भी वही है, टेंशन अभी भी वही है। बैलून के वेट को भी करेंगे ना बैलेंस? नहीं दिमाग लगाओगे? तो चारों डायरेक्शन में कट जाएगा। ये देखो ये बैलून था, ये टेंशन T है, इसके वेट के बराबर, अब हमने बैलून फुला दिया, अब ये टेंशन T डैश है, तो इस पे एक वेट W आया, अंदर जो एयर आ गई उसका वेट W आया, लेकिन एक बायंसी भी आई, और बायंसी W के बराबर होगी। कॉमन सेंस ये समझो, एक प्लास्टिक का मग्गा है, हवा में जो वेट है, पानी में अगर डुबा दो और पूरा पानी भर दो तो भी उसका एक्सपीरियंस वेट उतना ही होगा। नहीं समझ आया? क्योंकि उसका पानी जो भर दिया उसका mg बढ़ गया, तो उतना ही तो बायंसी भी है। बायंसी आई। तो अंदर एयर भरोगे, जितना वेट नीचे आएगा उतनी बायंसी ऊपर आएगी। एयर के अंदर एयर का वेट तो निगलेक्ट हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। सिस्टम पानी में रखा तो फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल फर्क पड़ता। अच्छा पानी में बलून फुला के रख दो तो बलून ऊपर उड़ जाता है ना, तो फर्क पड़ता है ना। डेंसिटी तो है। लेकिन बलून में पानी भर दो और पानी में डाल दो तो वेट तो उतना ही रहेगा ना पानी के अंदर जो हवा में है। हाँ। सिर्फ बलून का। अब समझ गए? हाँ। चलो 6 7 8 सिक्स्थ थर्ड वाले में आगरा होगा ना। Solid is completely immersed. The force exerted by liquid on solid increase, गलत है आगरा, ρg आएगा। और डुबा दोगे डेप्थ पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। हाइट तो डिपेंड नहीं करता। हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट ओरिएंटेशन पे कहाँ डिपेंड करता है? चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6
नहीं कह वही सकते, अभी आपने बताया। आइडेंटिकल ट्यूब्स है, वही है वी नॉट वाटर। हाँ तो ये है, एक में वी नॉट है, एक में 2v नॉट है। तो अगर इसमें स्ट्रीम लाइन है तो इसमें टर्बुलेंट हो सकता है, लेकिन इसमें टर्बुलेंट है तो पक्का इसमें टर्बुलेंट होगा। बस यही था। वही है ये concept। ठीक है, अच्छा ठीक है। 7th का डेली वाला स्ट्रीमलाइन मोशन, स्ट्रीमलाइन में जा रहा है ना, विथ इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट सेम लेवल। प्रेशर सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखो अगर ट्यूब ऐसी हुई प्रेशर की और ए और बी पे एरिया सेम हो तो प्रेशर ऐसा है, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। समझ गए? हाँ ऐसा अभी ही। यहाँ हुआ तो कुछ और हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। फोर्थ वाले में अगर आगरा वाला सही नहीं, आप तो फोर्थ वाला ही बता रहे। Mahatappa, a closed vessel is half filled with water. There is a hole near the top. Air is pumped out. The water level will rise. आगरा गलत है। क्यों? उसमें अगर प्रेशर रोक रहा था ना तो वो हट के चला गया। कौन है प्रेशर? अंदर नीचे एयर थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, यहाँ एयर कहाँ है? कट जाते हैं। धक्का कौन देगा ऊपर? हाँ कट जाते हैं, समझ गया। नॉर्मल रिएक्शंस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। बॉम्बे सही है। वाटर ऑन द बॉटम ऑफ वेसल सही है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड गलत है। हाँ ठीक है ठीक है, कोई और? नहीं एक्सरसाइज में चलो। एक्सरसाइज में टाइम पीरियड का आंसर उल्टा। 2 क्वेश्चन दिए मैंने एक्सरसाइज में कुल। कौन सा? 25th वही पूछ लो तुम। 2.9 आ रहा था। बिल्कुल सही है। क्यूब ऑफ आइस ऑफ एज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एम्प्टी सिलिंड्रिकल ग्लास। 23 टाइम दिया था। ओके 24 है। 23 दिया 23 दिया था। 23 हाँ 23 था। 23 दिया था। 24 नहीं दिया। 24 पूछ रहे हो क्या? नहीं पूछ रहे ना? नहीं तो नहीं सर। 23 में 2 अपथ्रस्ट आएंगे। टाइम पीरियड आएगा 2 पाई। हाँ वो दोनों लिए थे तब 2.93 आया था मेरा। तो ये आएगा रो जी एक्स पे सबट्रैक्ट दोनों लिया था। लिया था। हाँ लिया था, तब भी मेरा 2.93 आया था। ये है टाइम पीरियड। हाँ यही किया था। सही आएगा रे। मेरा भी पहले 2.9 से आ रहा था, पता नहीं क्या गलती की थी मैंने। वो इसने की होगी। मास सही लिखा? मास सही लिखा? हाँ सब सही लिखा था मैंने। आउटर डायमीटर 100, इनर डायमीटर भी है क्या? नहीं है। नहीं सही। हाइट 20, तो मास में आएगा रो इनटू वॉल्यूम। रो जी मैं नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, कर लेना ये एक क्वेश्चन। यही किया था मैंने, पता नहीं। यही गलत किया होगा, आंसर सही है इसका जो भी। किसी का तो आया ना। चलो तो फिर सर 25 वाला। सर अगर जैसे वो जो होता है ना वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स 25 बताना है। सर बस वेरिएबल में बता दिए, बाकी डेटा वेटा करना है। इसका एम्प्टी सिलिंड्रिकल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आइस मेल्ट्स यूनिफॉर्मली सो दैट इट ऑलवेज रिमेन्स क्यूबिकल। हाँ ऐसा है। आइस को क्यूबिकल मानो, ये उठ जाएगा तो आइस की अगर हम लेंथ x माने, ये आइस की लेंथ x माने तो ये 0.9x होगा। ये 0.9x का सही बात है। जब 0.9 डूब जाएगी ये उठ जाएगी। हाँ अब वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हो पूरे का। हाँ कितने का पानी, मतलब मास, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मास कंजर्व होगा। मास कंजर्व, ठीक है समझ गए। तो एक्स क्यूब इंटू 0.9 रो, ये इसका मास है, प्लस बचा हुआ 0.9x इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें से एक्स क्यूब घटाओ इंटू रो। ये इनिशियल, ये था इनिशियल मास कितना था 4 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 0.9 रो। ये घटाना है लिक्विड में, समझ गए। अब बोलो कोई क्या कह रहा है। चलो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होती है, हाँ वो एक्चुअल में अपन कहेंगे ना एरिया पे डिपेंड करती है। अगर एरिया स्मॉल नहीं दिया तो नहीं कहेंगे, लिखा है कुछ ऐसी निकलती है ना। एक्चुअल में करेगी ना, लेकिन स्मॉल है तो ये टर्म 0 हो गया, नहीं करेगी।
अगर ये उसमें लिख रखा उन्होंने है ये लिख रखा है तो आंसर आएगा इंडिपेंडेंट। नहीं, अगर उन्होंने क्वेश्चन में एरिया स्मॉल दे दिया फिर ऑप्शन में दे दिया कि एरिया पे डिपेंडेंट है कि नहीं, तो नो, आंसर इज नो। आंसर नो है, नो है, नो है, नो। ऑप्शन ही गलत नहीं हो गया कि वो पहले नहीं गलत कांस्टेंट दे दिया फिर बोल दिया कि एरिया पे डिपेंड करेगी। तो नहीं है ना, नहीं करेगी अगर एरिया स्मॉल होगा तो। नहीं लगाएंगे, नो लगाएंगे, नो। ठीक है सर, एक ये क्वेश्चन है, एक फ्री फॉलिंग कंटेनर से पानी भरा हुआ है ना, तो उसमें अगर फ्री फ्रॉम कौन सा कंटेनर है फ्रीली फॉलिंग, हाँ हाँ, उसमें पानी भरा हुआ है, तो हम अगर हम उसके फ्रेम में देखें तो अगर नीचे एक मैंने होल कर दिया तो वेलोसिटी √2gh आनी चाहिए थी। कोई आएगी नहीं, पानी निकलेगा ही नहीं। पानी निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। बट अगर हम उसके फ्रेम में फील करें तो नीचे वाटर में तो प्रेशर होगा डाउनवर्ड लेयर में। काइंड क्यों होगा? काइंड प्रेशर डिफरेंस ही 0 है पूरे में। रो जी माइनस जी डेल्टा एच, उसको स्यूडो नहीं लगाना पड़ेगा उस फ्रेम में। प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, नहीं निकलेगा पानी। ये बताओ तुम ग्लास में उल्टा ग्लास ऐसा भरा है और एकदम से गिरा दो, पानी थोड़ी गिरता है इसमें से? नहीं गिरता वो क्योंकि पानी भी जी से गिर रहा है, ये भी जी से गिर रहा है, वही चीज यहाँ है। बट अगर होल किया हुआ है तो बाहर प्रेशर पी नॉट होगा, तो अंदर भी पी नॉट, इधर भी पी नॉट, इधर भी पी नॉट। अच्छा ओके ओके ओके, अंदर भी तो पी नॉट ही है हर जगह, रो जी एच कहाँ है? ठीक है सर, ठीक है सर, सब सीख गए, सब तो सीख गए। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शायद SHM होगा, है ना? वो मैं सोच के बताता हूँ क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली SHM होगा, है ना? तो मैं फिर अपडेट करूंगा इसका। चलो फॉलो करते रहना, बिल्कुल कॉमन सेंस हो जाएंगी चीजें। एक वो शीट का क्वेश्चन रह गया था, आप बोल रहे थे बाद में बताएंगे। कौन सी? जो जिसका वही थर्मल स्ट्रेस 2.94 आता था ना, उसने एक रूट किसका? ऊपर एक रूट थर्मल स्ट्रेस 2:3 वो गलत था ना क्वेश्चन, अब समझा तो दिया मैंने थर्मल स्ट्रेस क्या है। क्वेश्चन गलत था, हाँ उसमें कुछ तो भी लिखा है। ओके वैसे 3:2 आएगा जैसा लिखा है, उसके हिसाब से ये आएगा आंसर। ओके सर, उसी के ऊपर एक 5th क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने ना हम जो एनर्जी के लिए लगाते हैं ना हाफ kx² मतलब डेल्टा एल बाय एल, तो उन्होंने ना डेल्टा एल इस टू एल का रेशियो 1:2 के आसपास आ रहा था, मतलब बहुत छोटा नहीं था, तो क्वेश्चन हाँ हालांकि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो और तरीका नहीं है अपने पास, लगा दो। ओके सर, मैं इसको कभी कभी वो पूछ लेते हैं ऐसे आड़े टेढ़े। ठीक, तो के मान के निकाल लिया करो, ए वाई बाय एल ये के है और डेल्टा एल बाय एल होल स्क्वायर, सॉरी ये एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, वो यही करके निकालते थे, बट वो फॉर्मूला ही अपना गलत है, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम स्ट्रेन, वो फॉर्मूला ही छोटे एल के लिए। चलो ओके सर, चलो बच्चों, तो मिलते हैं अपन परसों, है ना? मैं कल शाम को अपडेट करूंगा, इसके आंसर्स आज की शीट के शाम तक डालूंगा 7-8 बजे तक। ओके ठीक है सर। चलो बाय बाय सर, बाय सर। बाय सर। अरे यार